बात याद आया मुझे। अब देखिए, अगर हम किताबों में ढूंढते हैं या गूगल में ढूंढते हैं तो जो छह मेडुला हम लोग देते हैं, यानी कि छह मेडुला अर्थात जो हम कहते हैं कि क्रेनियल नर्व, जो हमारे क्रेनियल अर्थात ब्रेन सर ब्रेन से निकलने यानी कि कपाल तंत्रिका से निकलने वाली 12 जोड़ी मेडुला नर्व में से जो 6 नंबर का क्रेनियल नर्व है वो हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है। ये बात गुरुजी कहते हैं। मगर जब हमने गूगल में सर्च किया और अन्य जगह जानने की कोशिश करी तो डायरेक्ट हमें 6 नंबर की क्रेनियल नर्व जो है डायरेक्ट हाइपोथैलेमस पे काम करती है, इसका संकेत नहीं दिया। ये बोला है कि वो घूम के काम करती है, वो घूम के काम करती है, मतलब डायरेक्ट नहीं करती है। मगर गुरुजी की यह एक अद्भुत खोज है कि छह, अगर हम इस जगह पर लेफ्ट में पेयर में अगर 6 बार देते हैं और सिंगल में हम डबल देते हैं यानी कि 12 देते हैं, और फिर राइट में देते हैं पेयर में 6 बार और सिंगल में 12 बार, तो ये इसका जो काम है, ऐसा करने से जो हाइपोथैलेमस जो जो कार्य करता है वो सारे कार्य करते हुए देखा गया है। जब हम 6 मेडुला देते हैं तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अप एंड डाउन को बैलेंस करने का काम करता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो लेवल में लाता है, कम है तो भी लेवल में लाता है। अर्थात हम बुखार वाले को भी दे सकते हैं, जिसको बुखार है उसको भी दे सकते हैं, और जिसका बॉडी टेम्परेचर डाउन है, जिसके वजह से उसका हार्मोन बन नहीं रहा है, एंजाइम बन नहीं रहा है, बॉडी अनबैलेंस हो रही है, महिलाओं में पीरियड अनबैलेंस हो रहे हैं, है ना, या महिला बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही, या पुरुष बाजपन का शिकार हो रहा है। क्यों हो रहा है? गुरुजी ने जैसे बताया कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री से कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री से कम होगा तो ना ही महिला बच्चा कंसीव कर सकती है और ना ही पुरुष बच्चा दे सकता है ना। तो बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना, नींद को बैलेंस करना, ये सारे का सारा काम जो हाइपोथैलेमस करता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर हाइपोथैलेमस बहुत सारे काम करता है। हाइपोथैलेमस बहुत सारे केमिकल भी बनाता है, बहुत सारे केमिकल हाइपोथैलेमस बनाता है, और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर भी बनाता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा हार्मोन भी बनाता है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन के बारे में हम जानेंगे, बाद में जानेंगे, इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। मगर यहां पर हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कार्य को करवाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो हमारे बॉडी ब्रेन में है, तो उसके दो पार्ट है, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? एक रिलीजिंग हार्मोन छोड़ता है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि के एंट्री भाग से, यानी कि एंट्रियो पिट्यूटरी से उसको क्या करता है? कन्वर्जन करके रिलीज करवाता है। यानी कि जब हम एसीटीएच छोड़ते हैं, एसीटीएच हार्मोन छोड़ता है एक हमारा हाइपोथैलेमस, वो सीआरएच छोड़ता है हाइपोथैलेमस, उसको परिवर्तन करता है पिट्यूटरी ग्रंथि एसीटीएच में। वही हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, एड्रिनल ग्लैंड उसे कोर्टिसोल में रिलीज करता है, कोर्टिसोल बनाता है। कोर्टिसोल किस पे काम आता है? कोर्टिसोल हमारे एस्टेरॉइड हार्मोन बनाता है, जो हमारे डिप्रेशन में, यानी कि तनाव में, टेंशन में, है ना, इन्फेक्शन में और इन्फ्लामेशन में यह काम करता है। सूजन को कम करने का काम करता है, दर्द को कम करने का काम करता है, चिंता को कम करने का काम करता है, चिंता को कम करने का काम करता है। तो कोर्टिसोल हार्मोन को बनाने के लिए तो हाइपोथैलेमस जो खाली बॉडी टेम्परेचर इत्यादि को नहीं देखता, इसके अलावा कई सारे केमिकल भी बनाता है ना, हार्मोन भी बनाता है, और सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसा हार्मोन को भी रिलीज करके पिट्यूटरी ग्रंथि के पास रखता है। जो कि सेरोटोनिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामाइन क्या है? वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी थी कि न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग, हार्मोन के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, और एंजाइम के बारे में भी। न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन
और एंजाइम। इसकी एक छोटी सी कहानी है, किताबों में तो नहीं है मगर एक बात की बात पे रखा जाता है जिससे हमें समझ में आ जाए, है ना। साइंस के अकॉर्डिंग तो ढूंढने से नहीं मिलेगी। जैसे मैं बोलता हूँ, इसी शब्द को बोला था हमारे आचार्य जी थे कुंदन जी, जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं है। उनके द्वारा बताया गया यह शब्द था जिससे जो मुझे बहुत पसंद आया, जिसको मैंने कई बार अपने सेशन में भी दोहराया। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर उसे कहते हैं जो सेकंड से पहले काम करता है। जो सेकंड से पहले काम करता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, और जो सेकंड से अधिक समय लेता है उसे हार्मोन कहते हैं। और काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एंजाइम की है। जो काम को अंजाम तक पहुंचाता है वो है एंजाइम। तो हमारे शरीर में क्या बनता है? न्यूरोट्रांसमीटर बनता है, हार्मोन बनता है, एंजाइम बनता है, और कुछ केमिकल भी बनते हैं, है ना। तो अलग अलग है, अलग अलग बारे में समझेंगे हम, मगर यहाँ पर हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है, जो 6 मेडुला से एक्टिवेट होता है, यह एक अद्भुत खोज है गुरु जी की, अकल्पनीय खोज है, जो कोई विश्वास कर ही नहीं सकता न्यूरोथेरेपिस्ट के अलावा। और जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेता है सिर्फ वही विश्वास कर सकता है कि अगर हमने बोला पेशेंट को कि हम तो आपका हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर रहे हैं, और हाइपोथैलेमस ये कार्य करता है, इसमें से जो भी आपकी बॉडी के अंदर समस्या के आधार पर आपने बताया है, इनको ठीक करने का काम ये करेगा, और उसका प्रभाव उसे दिखता है। तब वहां जब हम 6 मेडुला देते हैं तो जो चीज उसने बताया, जो चीज हाइपोथैलेमस द्वारा कार्य होता है, उसका प्रभाव जब उसके जीवन में आता है, शरीर में प्रभाव बदलाव दिखता है, तो उसे भी विश्वास होता है और हमें भी विश्वास होता है। किसके प्रति? गुरु जी के बनाए हुए एक एक पॉइंट के प्रति, जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि न्यूरोथेरेपी सर्वश्रेष्ठ है। न्यूरोथेरेपी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी चिकित्सा पद्धति नहीं है जैसे न्यूरोथेरेपी काम करती है। जिस तरीके से न्यूरोथेरेपी सोचती है, जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके से इसको लाभ पहुंचाती है लोगों को बीच में। पिछले हफ्ते हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी थी, जिसमें हमने बात करा था कि न्यूरोथेरेपी की सोच क्या है, कैसे कैसे न्यूरोथेरेपी सोचती है, कैसे हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। न्यूरोथेरेपी के विषय में जब हम न्यूरोथेरेपिस्ट है तो न्यूरोथेरेपी की ही पद्धति को समझकर हमें चिकित्सा करनी चाहिए, है ना। न्यूरोथेरेपी में हमने उस बातों को भी रखा कि गुरुजी ने जिस बातों को बोला हम उन बातों को फॉलो करें। गुरुजी ने क्या किया? उन बातों को ना सोचे, ना देखे, ना समझे। जिन बातों को गुरुजी ने बोला है उन्हीं बातों के रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो हम न्यूरोथेरेपिस्ट कहलाएंगे। इसके लिए मैंने भगवान कृष्ण का भी उदाहरण दिया था आप लोगों के बीच में, कि जैसे कृष्ण ने बोला, जो मैं काम करता हूं तुम्हें नहीं करना है, जो मैं बोलता हूं तुम्हें वही काम करना है। अर्थात कैसे? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए गुरुजी एक रास्ते से गए, जाने के बाद वहां से वापिस आए और हम लोग उसी चौराहे पे खड़े हैं। तो जब गुरुजी उस अगले चौराहे तक गए और उस अगले चौराहे से दोबारा वापिस आए, तो गुरुजी को पता लग गया कि इस सड़क में जहां चौराहे तक कितने गड्ढे हैं, कितने मोड़ है, कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, कितनी पतली गली है, सड़क चौड़ी है, सारी बातें किसको पता लगी? गुरुजी को। तो गुरुजी ने आकर हमको बताया कि भाई उधर जाने की जरूरत नहीं है, उधर कई सारे गड्ढे हैं, कई सारे कांटाओं का पेड़ है, कई सारे बेर के पेड़ है, कई सारे ऐसे ऐसे कांटेदार पेड़ है जो हमें अगर चुभ गए तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए तुम्हें उधर नहीं जाना है, अब यहीं से वापस चलो या इस रास्ते में चलो। यानी कि दाएं दूसरे रास्ते के बारे में गुरुजी ने बताया, या हमें अनुभव बताया कि इस रास्ते में हमें नहीं जाना है। इसी तरह से यह मेरा अनुभव रहा कि मैं इधर से इधर गया था, इधर से इधर वापस आया हूं, तो ये मैंने देखा है। इसके बाद मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सब इस रास्ते पे चले। तो अगर हम गुरुजी की बात को सुनकर, गुरुजी के रिसर्च को समझकर, गुरुजी के द्वारा जो प्रयास किया गया, रिसर्च किया गया, जो उनके ज्ञान बुद्धि द्वारा सोचा गया, जिस चीज को बताया गया, ये एक अद्भुत खोज है, अद्भुत अविश्वसनीय खोज है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी को, तो उसमें जो रिजल्ट आता है वो भी एक अद्भुत खोज है। जैसे गुरुजी ने बोला, बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण क्या है? यूडीएफ। क्रोनिक बीमारी का कारण यूडीएफ है। और गैस जो है, कब्ज जिसे बोलते हैं हम लोग, कब्ज जो है जननी है, बीमारी की जननी कब्ज है। तो कब्ज पे ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह बड़ी से बड़ी बीमारी लेकर अगर कोई पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो उसे हमें समझना चाहिए कि इसका मूल कारण कहां पर है? यूडीएफ में है।
फिर हमें गुरुजी के एक एक पॉइंटों को चेक करना आना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। फिर जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि इन पॉइंटों के आधार पर हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फार्मूला हमें देना चाहिए, कैसे हम डिसाइड करें कि किस तरीके से हम नेचर को समझे, शरीर के नेचर को समझे, ऊपर नीचे दाएं बाएं नेचर को समझे, ताकि हमें यह पता लग जाए कि हमारी बॉडी एसिडिक है तो हमें क्या देना चाहिए, अल्कलाइन है तो हमें क्या देना चाहिए, अगर लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है तो हमें कौन से फार्मूले अपनाने चाहिए, और राइट साइड की प्रॉब्लम है तो हमें कौन से फार्मूले अपनाने चाहिए, है ना। बड़ी बड़ी बातें हम लोग करेंगे, जैसे 30 इन्फ्लामेशन के बारे में, विटामिन B12 के बारे में, 2 पेन के बारे में, गोल के बारे में, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और करते आ रहे हैं और फिर से दोबारा से चर्चा करेंगे, ठीक है। मगर न्यूरोथेरेपी का जो सिद्धांत है उसे हमें समझना है। अगर हम उसको समझ गए तो समझ लीजिए हमारा बेड़ा पार हो गया। दुनिया के सारी चिकित्सा पद्धति में, जैसे एलोपैथिक है या आयुर्वेद है या हेमोपैथिक है या कोई अन्य चिकित्सा पद्धति है, उसमें क्या है, क्या नहीं देना है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें क्या नहीं देना है, यह महत्वपूर्ण है। हमें क्या नहीं देना है यह महत्वपूर्ण है। क्या देना है ये तो चारों तरफ से सब बता देंगे, जिसको पूछोगे वो बता देगा। आप अभी फोन करके पूछो, ये ग्रुप में आप किसी भी बीमारी का एक रिपोर्ट लेके आप ग्रुप में डाल दो, कोई ना कोई उसका जवाब दे देगा, कोई ना कोई उसका जवाब दे देगा। मगर आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको यह मालूम होना चाहिए कि क्या मुझे नहीं देना है, कौन सी बीमारी में मुझे क्या नहीं देना है, किस लक्षण में मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है तो मुझे क्या देना, कौन कौन से पॉइंट नहीं देने चाहिए। जैसे गुरुजी ने बताया कि जब हम जांच करें, जांच के दौरान जो हम देखें जिनको हमें नहीं देना, उन्हें डब्बा पहले उसको लिखे, उसके बाद उसे डब्बे में पैक कर दे, डब्बे में पैक कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि उसे देख के हमें यह पता लगेगा कि हमें ये पॉइंट नहीं देने हैं, इस पेशेंट को ये समस्या है, उस आधार पर हमें इनको ये नहीं देना है। जैसे किसी को कब्ज की शिकायत है, अगर कोई कब्ज वाला पेशेंट है तो उसको 10 मेडुला नहीं देना है, 10 मेडुला नहीं देना है, गैस ओनली नहीं देना है और डिसेंडिंग नहीं देना है। डिसेंडिंग पॉइंट जो है उसे नहीं देना है। क्यों? क्योंकि ये एसिड को और बढ़ाएगा, ये एसिड को और बढ़ाएगा, इसीलिए हमें इनको नहीं देना है। तो इनको क्या करेंगे, इनको लिखेंगे 10 मेडुला, गैस ओनली और डिसेंडिंग को लिखेंगे और डब्बे में पैक कर देंगे। यूं करके डब्बा बनाएंगे और डब्बे में पैक कर देंगे, 4 कोना का डब्बा बनाएंगे, उसको पैक कर देंगे ताकि ऊपर लिखेंगे सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें पता रहे कि ये बंदा कब्ज का मरीज है, इसको मुझे ये नहीं देना है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या देना है, इन्फेक्शन में क्या नहीं देना है, लूज मोशन में क्या नहीं देना है, कोन्स कैंसर में क्या नहीं देना है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में गुरुजी बता के गए हैं हमें कि किसमें हमें क्या नहीं देना है। रोमेटाइड आर्थराइटिस में क्या नहीं देना है। ऐसी बहुत सारी जो क्रोनिक बीमारियां उनके बारे में भी और जो नॉर्मल बीमारियां उनके बारे में भी गुरुजी ने बताया हमें कि हमें क्या नहीं देना है। हमने इन चीजों को बारे में पहले के सेशन में भी बताया है, पहले के सेशन में भी बताया है। अगर आप लोग कहोगे तो दोबारा से हम इसको एक बार और बताएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई बताना चाहिए दोबारा से, तो जरूर बताएंगे एक बार और। मगर आज हम बात कर रहे हैं कि हमें कैसे, अगर लीवर जीरो में दर्द है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था आप लोगों को कि किसी के अगर लीवर जीरो में दर्द है और गैस के पॉइंट में दर्द है तो हमें यूडीएफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक उसी तरह से किसी के म्यूकस जीरो में दर्द है, किसी के म्यूकस जीरो में दर्द है और गैस के पॉइंट में दर्द है तो हमें जीवन धारा ट्रीटमेंट देना चाहिए। अब जिस तरीके से दोनों में ही यूडीएफ हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि जिसको कब्ज है उसको यूडीएफ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहां पर गैस के पॉइंट की बात हो रही है, यानी कि यूडीएफ की बात हो रही है। मैंने बोला कि जिसके म्यूकस जीरो में दर्द है और गैस के पॉइंट में दर्द है उसको जीवन धारा देना, और जिसके लीवर जीरो में दर्द है और जिसके गैस के पॉइंट में दर्द है उसको यूडीएफ ट्रीटमेंट देना।
इस बात को मैंने बोला है। अर्थात इसमें दोनों में यह मुझे पता लग रहा है, मेरी बातों से यह पता लग रहा है और गुरुजी के रिसर्च से यह पता लग रहा है कि यूडीएफ दोनों ही सेशन में आ सकते हैं। यानी कि जिसका मोशन कड़क होगा उसमें भी यूडीएफ की समस्या हो सकती है, और जिसका मोशन गिल्ला आ रहा है, गोबर की तरह आ रहा है, उसको भी यूडीएफ की समस्या हो सकती है। तो गुरुजी ने जीवन धारा ट्रीटमेंट में गैस ओनली और गैस आई का उपयोग किया। सबसे पहले गैस ओनली और गैस आई का उपयोग किया, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है। तो गैस ओनली अगर हम दे रहे हैं, जैसे कब्ज में हम लोग गैस ओनली को ब्रैकेट में डाल रखा, हमने गैस ओनली को ब्रैकेट में डाल रखा है। अगर हमें लग रहा है कि यूडीएफ की समस्या नहीं, गैस ओनली का पार्ट में दर्द है, तो इसलिए हमें गैस का दांत देना पड़ेगा। और उसको जो 6 गैस आई, दोबारा से हम गैस ओनली और गैस आई दोनों को इसलिए देते हैं कि ताकि वो बैलेंस हो सके। अगर किसी का कड़क मोशन आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कब्ज का मतलब ये नहीं होता है कि मोशन 3 दिन या 4 दिन बाद आए। कब्ज का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 दिन बाद आए। कब्ज उसे कहते हैं जो 3 दिन के बाद या चौथे दिन में लैट्रिन करे। मगर कुछ लोगों को कब्ज की एक निशानी और भी है कि टुकड़े टुकड़ों में लैट्रिन आती है, छोटे छोटे टुकड़ों में लैट्रिन आती है, बंद के नहीं आती है, और बार बार मोशन लगता है। एक बार मोशन करके आए, फिर थोड़ी देर बाद लग जाता है, और जब करते हैं तो थोड़ा सा आता है, और दिन भर एडिटेड होते रहते हैं कि यार मेरा मोशन क्लियर नहीं हुआ, मोशन क्लियर नहीं हुआ, मोशन क्लियर नहीं हुआ, मेरा पेट खुल के नहीं आया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि बीच बीच में लूज मोशन होता हो, और बीच बीच में कब्ज बन जाते हो, और बीच बीच में टुकड़े टुकड़े की तरह आते हो। ऐसा भी हो सकता है कब्ज में। तो कब्ज का मतलब कभी भी ये मत समझे कि उसको मोशन 3 दिन बाद आ रहे हो। जो 3 दिन बाद लैट्रिन करता है उसे ही कब्ज कहते हैं। अगर कोई बंदा एक दिन में एक बार कर रहा है तो भी उसे कब्ज नहीं कहते हैं। अगर दूसरे दिन भी वो कर रहा है तो भी कब्ज में नहीं आता है। मगर उसे संभलना चाहिए कि 2 दिन में आधा आ रहा है तो उसे अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करना चाहिए, एक दिन में आ जाना चाहिए, है ना। भाई हमने सुबह से शाम तक जो खाया अगले दिन निकाल दिया, है ना। तो प्रोसीजर ये बताता है कि भाई इसको कब्ज हो सकता है, ये अपने आप को सुधार ले, इसलिए 2 दिन बाद आ रहा है ना। और 3 दिन में किसी का आ रहा तो वो परमानेंट कब्ज का है या मरीज, मतलब तय हो गया कि हाँ भाई ये बंदा कब्ज का है, कब्ज का मरीज है। तो उसमें गुरुजी ने क्या करा, गैस ओनली, 6 गैस ओनली और 6 गैस आई सबसे पहले दिया जीवन धारा में, जिसमें मैंने बताया कि म्यूकस जीरो में दर्द और गैस गैस के पॉइंट में दर्द है। तो गुरुजी ने सबसे पहला पॉइंट कौन सा दिया, गैस ओनली और गैस आई दिया। अगर किसी को सीवियर कब्ज की शिकायत है, बहुत ज्यादा कब्ज भी है, और उसके म्यूकस जीरो में भी दर्द है और गैस ओनली के पॉइंट में भी और गैस आई के पॉइंट में भी दर्द है, तब वहां पर क्या करेंगे हम लोग, 6 गैस ओनली 9 गैस आई देंगे। 6 गैस ओनली और 9 गैस आई देंगे ताकि वो कब्ज खुल सके। अगर हम जिनको लूज, जिनकी बीपी हाई रहती है, जिनको गिल्ला गिल्ला मोशन आता है, जिनको गिल्ला गिल्ला मोशन आता है, जिनकी बीपी हाई रहती है, उनको हम लोग 6 गैस आई देते हैं, 6 गैस आई देते हैं। और जिनका कब्ज की शिकायत होती है उन्हें 9 गैस आई देते हैं, है ना। तो ये हमें पेशेंट के अकॉर्डिंग बोल बात करके कि उसकी लैट्रिन कैसी आ रही है, मोशन कैसा आ रहा है, उसके आधार पर हमें डिसाइड करना चाहिए। ठीक उसके बाद गुरुजी ने नॉर्मल फार्मूला दिया है। उसमें नॉर्मल में क्या क्या दिया है, गॉल स्प्लीन लीवर म्यूकस। फिर उसके बाद दिया है न्यूजिन फार्मूला। फिर उसके बाद दिया है किडनी क्लियर। अगर क्रोनिक बीमारियों में, डिजीज में, यानी कि लंबे समय से कब्ज हो रहा है, बहुत लंबे समय से आदमी, जब हमने बात किया तो यह पेशेंट डिप्रेशन का भी मरीज दिख रहा है, इस बातें बहुत ज्यादा अनोखी अलग तरीके से बातें कर रहा है, डरा हुआ तरीके से बातें कर रहा है, तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, लार्ज फॉलिक ब्लैक फार्मूला को इस्तेमाल करना चाहिए। लार्ज फॉलिक ब्लैक फार्मूला हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कितने बार, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लंबे समय से बीमारी आ रही तो हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा 1 ही दिन इस्तेमाल करना चाहिए। और पेशेंट को बोल देना चाहिए कि अगर आप मोशन देखते हो तो मोशन अगर काली आए तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से ये हो गया गैस ओनली और गैस आई के, और मैंने बताया म्यूकस जीरो और लीवर जीरो। ठीक उसी तरह से अब गॉल के पॉइंट की में, गॉल के पॉइंट में अगर दर्द है, गॉल की पॉइंट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं,
जैसे एलर्जी इत्यादि हो गया, सेरोसिस इत्यादि हो गया, है ना, या किसी को खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, ऊपर की तरफ भारी हो जाता है और हमारे राइट की तरफ आता है, या हमारे खाना खाने कोई तली भुनी चीज खाने के बाद सीने में जलन होती है, तो वहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटर प्लस न्यूगॉल। क्या इस्तेमाल करते हैं? बेटर प्लस न्यूगॉल। ठीक उसी तरह से अगर किसी के स्प्लिन वाले पार्ट में दर्द आए, जब हम 3 पॉइंट चेक करते हैं, इन तीनों पॉइंटों में अगर दर्द आए तो इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 4 मेडुला क्लॉकवाइज T12 रमन, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T12 रमन ये देंगे। ये क्या करेगा? ये हमारे स्प्लिन अगर किसी कारण से लार्ज हो रहा होगा, यानी कि बड़ा भी हो रहा होगा इन्फेक्शन के कारण से, उसको भी ठीक करेगा। अगर हमें पता लगा कि इसके स्प्लिन में भी प्रॉब्लम है तो अब हम स्प्लिन को नहीं दबाएंगे, तब हम स्प्लिन के पॉइंट को नहीं दबाएंगे, तब हम 4 मेडुला क्लॉकवाइज T12 रमन देंगे। और हमें पता है कि इसके स्प्लिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ उसी वाले पॉइंट में दिक्कत है, स्प्लिन वाले सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है इसको, तो हम लोग 4 मेडुला क्लॉकवाइज T12 रमन देने के बाद 1 पॉइंट स्प्लिन इंटू 6 ट्रीटमेंट देंगे और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट साथ में क्या करेंगे? 1 पॉइंट स्प्लिन 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। जब हम इसको देते हैं तो वो दर्द निकल जाता है वहां का। कहाँ का? इसको एक बार रिपीट कीजिए सर। नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में कर लेना आप, ठीक है? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है? इसको देना है आपने। अब आते हैं हम लोग लीवर पर। हमने स्प्लिन कर लिया, गॉल कर लिया, गैस कर लिया, गैस कर लिया। पेनक्रियास के बारे में आप जानते हैं, पेनक्रियास का दर्द किस लिए होता है? पेनक्रियास से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसके जुड़ी हुई। तो 1 पैन से स्टार्ट करते हैं, 1 पैन इंटू 6 ट्रीटमेंट से हमें स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमें अगर पेशेंट को हमें पता है कि भाई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है, अगर डायबिटीज है तो पेशेंट को हम लोग 4 पैरा नहीं देंगे, 4 पैरा और 2 पैरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 4 पैरा और 2 पैरा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां हम 1 पैरा, 4 पैन और 4 पैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और 2 पैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि सोमेटोस्टेटिन निकलेगा। सोमेटोस्टेटिन इंसुलिन को रोकेगा, इसलिए हम लोग 2 पैन नहीं देंगे। 4 पैन ग्लूकागोन हार्मोन निकालेगा जो ग्लूकोज को और बढ़ाएगा, इसलिए हम लोग उसको 4 पैन को भी नहीं देंगे। तो वहां क्या करेंगे हम? 1 पैन, वहां हम क्या करेंगे? 1 पैन 1 लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे 5 पैन 1 गॉल 1 लीवर 1 गैस आई इंटू 3 ट्रीटमेंट। ये क्या करेगा? ये लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन के कार्य को उकसाएगा, यानी कि जो पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम है, इसकी क्वालिटी को सुधारेगा, इसकी क्वालिटी को सुधारने का काम करेगा, जिससे जो प्रोटीन का पाचन सही ढंग से हो, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही ढंग से हो, है ना, इसके लिए ये काम करेगा। फैट का पाचन सही ढंग से हो, फैट में हमारे गॉल ब्लैडर से निकलने वाला बाइल का रोल भी है, मगर उसके साथ साथ हमारे पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम का भी रोल है ना। तो पेनक्रियास के दर्द के लिए ये बता दिया। अब आते हैं लीवर पर। अगर किसी को लीवर से जुड़ी हुई, अब 10 मिनट में हमारा सेशन बंद होने वाला है, उसके बाद दोबारा से हम लोग सभी जुड़ेंगे, ठीक है? लीवर के बारे में बात कर रहे थे हम। लीवर, अगर किसी को लीवर वाले पॉइंट पे दर्द है तो क्या करेंगे? लीवर डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट। लीवर डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, है ना। लीवर सिरोसिस में 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग, वो लीवर से जुड़ा हुआ है। और ये सेरोसिस एक त्वचा से जुड़ा हुआ है, उसमें हम लोग जो त्वचा में हो जाता है, जिसके खालसा निकलता रहता है, बिल्कुल त्वचा से जुड़ा हुआ, उसमें हम लोग क्या करते हैं? बेटर प्लस न्यूगॉल देते हैं। मगर जब लीवर से जुड़ा हुआ आता है, उसमें 1 पॉइंट लीवर का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा लीवर डिटॉक्सिकेशन, जैसे फैट बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं? लीवर फैटी हो गया। तो लीवर अगर फैटी होगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फैट जमा हो रहा है, जिसके कारण से हमारा जो लीवर है वो सही ढंग से टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, उसमें फैट जमा हो रहा है। फैट कौन सा जमा हो रहा है?
प्रोटीन और फैट मिलकर, है ना, प्रोटीन और फैट मिलकर जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लीवर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि लीवर हमारा केमिकल फैक्ट्री है, 1000 से भी ज्यादा केमिकल बनाने का काम करता है और 500 से भी ज्यादा उसका प्रोसीजर है। 500 से भी ज्यादा प्रोसीजर है। वो है एक ऐसा व्यक्ति है हमारे लीवर का, लीवर जो हमारे शरीर के अंदर सबके लिए काम करता है। वो सबके लिए काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, वो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता। वो हमारे शरीर के अंदर बनने वाले सारे टॉक्सिन यानी जहर को, यानी कि शंकर भगवान है हमारे शरीर का। हमारे शरीर का शंकर भगवान कौन है? लीवर। हमारे शरीर के अंदर कुछ भी पॉइजन जाता है, जो भी पॉइजन जाता है, चाहे वो खाने के रूप में जाए, चाहे वो पीने के रूप में जाए, चाहे हमारा बॉडी बनाए, उन सबको नीलकंठ महादेव की तरह अपने अंदर समा लेता है। उस जहर को खत्म करने का काम हमारा लीवर करता है। तो लीवर कितना महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और आपने देखा होगा हमारे न्यूरोथेरेपी में गुरुजी ने लीवर का इस्तेमाल कितना किया हुआ है ना। तो लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण ऑर्गन है, जो 1000 से भी ज्यादा केमिकल बनाता है, 500 से भी ज्यादा फंक्शन है उसके, और हमारी बॉडी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। और हमारी बॉडी का शंकर महादेव है, वो भोलेनाथ है, जो जहर को पीकर हमें जीवित रखता है। जब उस लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है तो बड़ी बड़ी समस्याएं होने लग जाती है ना। तो उसको ठीक रखने के लिए लीवर डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट। लीवर डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट कैसे होता है जी, तो आप नोट कर लीजिए, या तो आप वीडियो को देखेंगे आपको पता लग जाएगा, है ना। सबसे पहले देना है 20 टॉप फिंगर गॉल इनटू 3 ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद देंगे CNNS 3 ट्रीटमेंट गॉल, और सॉरी लीवर, क्योंकि हम लीवर डिटॉक्सिकेशन दे रहे तो लीवर पे ही काम करेंगे, ठीक है, इनटू 3। उसके बाद आएंगे हम 1 पॉइंट लीवर इनटू 6 ट्रीटमेंट। फिर उसके बाद हम देंगे 1 लीवर 3 पॉइंट वाला, फिर वो भी 3 बार। उसके बाद 4 लीवर इनटू 3 ट्रीटमेंट। उसके बाद देंगे 5 लीवर इनटू 3 ट्रीटमेंट। इसको हम लोग कुछ दिनों तक लगातार चलाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे, 5 तक हम कंटिन्यू चलाएंगे, 5 से आगे नहीं जाएंगे। अभी हम कुछ दिनों तक हफ्ता 10 दिन हम इसी को देंगे। उसके बाद जब उसका दर्द कम होने लगेगा, यानी कि दूसरे या तीसरे स्टेज पर आ जाएगा, यानी कि जब हमने पहली बार दबाया तो दर्द नहीं हुआ, जब दूसरी बार दबाया तो बहुत हल्का दर्द आया, मगर तीसरी बार में थोड़ा ज़्यादा दर्द आया, तब हम क्या करेंगे, इसमें 2 लीवर जोड़ेंगे, यानी कि 3 पॉइंट वाला 2 लीवर जोड़ेंगे साथ में। 5 के बाद यानी कि 6 पॉइंट में देंगे। पहले 5 पॉइंट दिया था, 5 पॉइंट वाला भी देंगे, उसके बाद 6 पॉइंट वाला जोड़ेंगे, यानी कि 2 लीवर बोलते हैं, 2 लीवर 3 पॉइंट वाला इनटू 3 ट्रीटमेंट। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 7 लीवर देंगे इनटू 3 ट्रीटमेंट, है ना। कब देंगे, फिर इसको लगातार कुछ दिनों तक चलाते रहेंगे, लगातार कुछ दिनों तक चलाते रहेंगे। जब इसका दर्द निकल जाएंगे 2 दिन 4 दिन 6 दिन में, जब इसका दर्द निकल जाएंगे तो वापिस आ जाएंगे 1 पॉइंट लीवर पे, वापिस आ जाएंगे 1 पॉइंट लीवर पर। फिर हमारा 1 पॉइंट लीवर ही चलेगा, क्योंकि अब दर्द खत्म हो गया है या बहुत कम बचा है, तो हमें वापिस आना है, रिटर्न आना है, 1 पॉइंट लीवर पे आ जाना है, 1 पॉइंट लीवर पे आ जाना है ना। तो ये लीवर डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट है पूरा। उसके बाद आते हैं म्यूकस बॉल पे। अब जो म्यूकस का पार्ट है, यानी कि जो म्यूकस का शब्द का उच्चारण होता है, अगर हम बोले म्यूकस तो हमारे पूरे शरीर में बनता है। अब देखिए मेरे नाक में भी म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, यहाँ पर म्यूकस बना हुआ रहता है ना। मेरे गले में भी म्यूकस बनता है, मेरी आंतों में भी म्यूकस बनता है ना, मेरे स्टमक में भी म्यूकस बनता है, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत वगैरह सब जगह म्यूकस बनता है। तो म्यूकस तो प्रॉपर ढंग से एक जगह नहीं बनता ना, मगर फिर भी गुरुजी ने उसको मेंशन किया है, काहे के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है हमारा, जहां पर म्यूकस का किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह पार्ट है, क्योंकि यहां पर आके पानी बहुत ज्यादा सूख जाता है। अगर सही क्वांटिटी में बड़ी आंत में म्यूकस नहीं बनेगा, अगर बड़ी क्वांटिटी में अगर आंत में अगर नहीं बना, तो वो नीचे की तरफ धकेलेगा नहीं उसको। जो मूवमेंट है उसकी, पेरिस्टेटिक जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है। कब्ज में क्या हो जाता है, बहुत स्लो हो जाती है, तो वो फिसलेगा नहीं।
अगर वो फिसला नहीं तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं म्यूकस वाले पॉइंट में जब दर्द आएगा तो हमें क्या करना है, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट, 1 पॉइंट म्यूकस इंटू 6 ट्रीटमेंट, और देंगे 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट। 1 पॉइंट म्यूकस 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट जब हम देंगे तो ये म्यूकस को बढ़ाएगा, ताकि आपके जो बड़ी आंत का डिसेंडिंग कॉलम वाला भाग है उसमें से जो मोशन है, जो कचरा है, वो कचरा नीचे की तरफ जाए, ताकि ज्यादा मात्रा में अगर आंतों में से म्यूकस निकलेगा तो अपना आप स्लिप करके नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया म्यूकस वाला। अब आते हैं राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। तो लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी के बारे में तो आप जानते ही हैं सब। लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी यानी कि हमारे 2 हार्मोन हैं। महिलाओं में 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक उसी तरह से पुरुषों में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन फार्मूला आप जानते हैं और प्रोजेस्टेरोन फार्मूला भी जानते हैं आप। एस्ट्रोजन का काम क्या है और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? एस्ट्रोजन का काम है अंडे को मजबूत करना, प्रोजेस्टेरोन का काम है पीरियड को लाना। एस्ट्रोजन का काम है अंडे को मजबूत करना और प्रोजेस्टेरोन का काम है पीरियड को लाना, है ना। तो पीरियड लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट ओवरी देते हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने फार्मूला बनाया है, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और राइट ओवरी अगर प्रोजेस्टेरोन बनाने के लिए। और एस्ट्रोजन बनाना है तो उसमें यही रहेगा, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड और लेफ्ट ओवरी। अगर दोनों की कमी है तो दोनों को जोड़ देंगे, हाफ कुंडली 40 सेकंड 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड, 6 राइट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी, है ना। अब आते हैं, ये बन गया, ये दोनों का पता लग गया हमें। इसी से टेस्टोस्टेरोन भी बन जाएगा। अगर हम लेफ्ट वाला देते हैं तो टेस्टोस्टेरोन भी बन जाएगा। ठीक है, और अब आते हैं WD वाले पॉइंट पर। WD वाले पॉइंट का दर्द निकालने के लिए WD में पुरुषों में और महिलाओं में थोड़ा सा डिफरेंट है। पुरुषों में क्या है कि यहां पर हमारे ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर है, और हमारा रेक्टम है यानी कि मलाशय है। महिलाओं में यहां पर बच्चेदानी भी है, यूट्रस भी है, और यूरिनरी ब्लडर भी है और रेक्टम भी है यानी कि मल की थैली भी है ना। तो इस पार्ट का नाम WD रखा गया। तो WD के दर्द को निकालने के लिए न्यूजिन ट्रीटमेंट है हमारे पास। कौन सा फार्मूला है? न्यूजिन ट्रीटमेंट। तो ये तो हो गया हमारे चारों तरफ के। इसके अलावा अब आते हैं नीचे की तरफ, जहां पर हम लोग विटामिन चेक करते हैं। विटामिन B12, फोलिक एसिड, थायमिन, नाइसिन। विटामिन B12, फोलिक एसिड, थायमिन, नाइसिन का फार्मूला बना हुआ है। उनको आप जरूरत के आधार पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लार्ज फोलिक ब्लैक फार्मूला, है ना, इत्यादि बहुत सारे फार्मूले जो बने हुए विटामिन के, विटामिन B12 है, 3 गोल 7 लिवर लेफ्ट गैस 8 पार्को, है ना। तो ऐसे अलग अलग विटामिन के फार्मूले बने हुए हैं। ये तो हो गए पेट के बारे में हम लोग जान पाए कि भाई इनको देने से हमें ये फार्मूले हैं, इनके आधार पर है। इनसे हम लोग इन फार्मूलों के जरिए काम कर सकते हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते जब हमने बात करी थी तो हमने पिन पॉइंटों को, दर्द को निकालने के बारे में बात करी थी, एक एक पॉइंट से दर्द निकालना। रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई बातें जुड़ते रहेंगे। उसी तरह से जैसे मैंने सारे पॉइंटों के बारे में बताया, ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी का नेचर भी 2 तरीके का है, एसिडिक और एल्कलाइन। एक एसिडिक, अब आप नाभि से ऊपर, नाभि से ऊपर देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं, ये नाभि है मेरा, ये सीधा नाभि है। इसके 2 पीस कर लीजिए आप, ये ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा। ठीक है, ये नाभि है मेरी, ये नाभि से ठीक बीचों बीच यहां से ऊपर चले जाइए और यहां से नीचे चले जाइए। अब इसके बारे में मैं बताता हूं। जैसे आप जानते हो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट बॉडी एसिडिक है, राइट बॉडी अल्कलाइन है। तो राइट और लेफ्ट बॉडी हमारे पैर और हाथ, पैर नीचे की तरफ है, नाभि से नीचे है, हाथ नाभि से ऊपर है। लेफ्ट और राइट नाभि से ऊपर है,
यानी कि हाथ जो है हमारे एसिड और अल्कलाइन ये दोनों है, ये लेफ्ट वाला जो है एसिड है और ये राइट वाला जो है ये अल्कलाइन है। ठीक उसी तरह से मेरा राइट पैर जो है अल्कलाइन और लेफ्ट पैर जो है एसिडिक है। तो इसके लिए गुरुजी ने दो फार्मूले बनाए, एक एसिड ट्रीटमेंट 8 पेन 3 गॉल 5 म्यूकस 3 एसिड 5 म्यूकस 0 है ना, जरूरत के अनुसार 6 एडीआर है, 20 राउंड एरो है, 8 चेस्ट 20 राउंड एरो है, 8 चेस्ट 6 एडीआर है, 8 थाइमस चेस्ट 3 स्वेट है ना। तो अलग अलग समस्याओं में अलग अलग जगह पे हम लोग एसिड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह से नीचे वाला यानी कि नाभि से नीचे वाले हिस्से में अगर कोई प्रॉब्लम आती है लेफ्ट वाले में या राइट वाले में, तो उसके लिए गुरुजी ने बनाया न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट और न्यू स्टार एल्कलाइन ट्रीटमेंट। क्या बनाया? न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट और न्यू स्टार एल्कलाइन ट्रीटमेंट। यानी कि नीचे के अगर किसी के घुटने में प्रॉब्लम है लेफ्ट वाले में, तो हम वहां पर न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर किसी के लेफ्ट हैंड में दिक्कत है या सीने की तरफ दिक्कत है, गर्दन में दिक्कत है, सर में दिक्कत है, कान में दिक्कत है लेफ्ट वाले में, तो हम लोग वहां पर एसिड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे 8 पेन वाला। ठीक है। और अगर नीचे घुटने की तरफ नाभि से नीचे वाले हिस्से में लेफ्ट तरफ में दिक्कत है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे 6WD 8 लेफ्ट चेस्ट 20 राउंड एरो। ये क्या है? न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट, न्यू स्टार एसिड ट्रीटमेंट। ठीक है, ये है। उसी तरह न्यू स्टार एल्कलाइन ट्रीटमेंट है और आपके पास एल्कलाइन ट्रीटमेंट है, गॉल लीवर म्यूकस 0 राइट ओवरी, ये ऊपर के लिए एल्कलाइन ट्रीटमेंट है। और नीचे के लिए आपके पास एल्कलाइन ट्रीटमेंट है 6 गॉल हाफ कुल्ली 40 सेकेंड 8 चेस्ट 20 राउंड एरो। ये क्या है? न्यू स्टार एल्कलाइन ट्रीटमेंट। न्यू स्टार एल्कलाइन ट्रीटमेंट 9 गॉल और 6 गॉल हाफ कुंडली 40 सेकेंड 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारे नीचे का हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो दोनों में दर्द है, दोनों में ही दर्द है, जैसे राइट फिंगर में भी दर्द आता है और लेफ्ट फिंगर में भी दर्द आता है, जिसे आरे वाले को माना जाता है कि गुरुजी ने बोला है अगर किसी पेशेंट के लेफ्ट में ज्यादा दर्द आ रहा है और राइट में भी दर्द आ रहा है, यानी कि दोनों ही फिंगर में दर्द आ रहा है, तो ऊपर अपने आप लिख दो RA अर्थात रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस। अपने आप लिख दो इन्फ्लामेशन यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन डिसऑर्डर। तो उसमें जो जो चीज नहीं देते हैं उनको नहीं देना है ना। तो उसमें क्या है? न्यू स्टार एसिड न्यू स्टार मॉडिफाइड फार्मूला। इसे क्यों देते हैं हम लोग? ये देते हैं दोनों को बैलेंस करने के लिए, यानी कि किसी भी एक नेचर में आ जाए। अगर किसी एक नेचर में जब तक नहीं आएगा तो हम बॉडी पे कैसे काम कर सकते हैं, किसी समस्या पे कैसे समाधान कर सकते हैं? अगर दोनों में दर्द रहेगा जब तक हम उसका इस्तेमाल करेंगे, जब तक दोनों में दर्द रहेगा, है ना। मगर इसको क्या है, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन, क्रोनिक है तो 3 दिन, और हफ्ते में 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और हो सके तो हफ्ते में 1 दिन, है ना। तो यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी बैलेंस हो जाए। 1 से 2-3 ट्रीटमेंट में ये हो जाता है बैलेंस, यानी कि या तो एल्कलाइन में आ जाएगा या एसिडिक में आ जाएगा। इसके बीच में हमें क्या करना है? मुखद होती है हमारे पास, ज्वाइंट घिसाई है ना, ज्वाइंट सारे ऑल ज्वाइंट घिसाई है, ये चलता रहेगा। और मुखद होती ये देना है। जिनको रोमेटाइड होता है उनके पूरी बॉडी में दर्द होता है, हर ज्वाइंट में पेन होता है। 1 से अधिक ज्वाइंट में अगर दर्द है तो वो रोमेटाइड के लक्षण है, वो रोमेटाइड के लक्षण है। रोमेटाइड नेगेटिव आए ना आए, रिपोर्ट में आए ना आए, आपको गुरुजी ने बताया है कि अगर लेफ्ट फिंगर और राइट फिंगर में दर्द है तो RA लिखना है, और आपको पहले उसको बैलेंस करके एक नेचर में लाना है, चाहे वो एसिड में लाओ चाहे एल्कलाइन में लाओ। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? 3 ONS 6 टॉप फिंगर, फिर उसके बाद 3 NNS, फिर उसके बाद है 6 गॉल 6 WD हाफ कुंडली 40 सेकेंड और 20 मेडुला। जब हम इस फार्मूले को देते हैं तो बॉडी बैलेंस हो जाती है, बॉडी बैलेंस हो जाती है। साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट क्या देते हैं? साथ में ऑक्सीजन ट्रीटमेंट। इसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट पहले नहीं देंगे, इसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट बाद में देंगे। जिनको रोमेटाइड की शिकायत है उनको कभी भी ऑक्सीजन ट्रीटमेंट पहले नहीं देना,
मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। ये मेरे पास कई पेशेंट आए, मैंने उनको कई बार जब उनको दिया तो इसका मुझे प्रभाव कम दिखा, इसका प्रभाव कम दिखा। न्यू स्टार मोटिफाइड का जो प्रभाव है मुझे कम मिला। मगर जब मैंने उसको लास्ट में दिया न्यू स्टार मोटिफाइड ट्रीटमेंट देने के 5 मिनट के बाद, जब मैंने ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि यही 2 फार्मूले देने होते हैं और बिठा के मुखाधोती करवाना होता है, और ये जॉइंट जितने हैं उन जॉइंटों को घिसाई करना होता है और मुखाधोती करवाना होता है ना। हाथ पैर के सभी जॉइंटों को घिसाई के, स्पाइनल के सभी जॉइंटों को धीरे धीरे हाथों से घिसाई करवाया जाता है और उसके बाद मुखाधोती करवाया जाता है, ताकि जो यूरिक एसिड है वो निकल जाए, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है गांठों गांठों में वो निकल जाए, मुखाधोती की जरा पिघल के निकल जाए, है ना, पानी बन के निकल जाए। जब तक ये ऐसे करके 10 बार ऐसे और 10 बार दिन भर में जितने बार कर सकते हैं, और फिंगर चेक करते रहेंगे। जिस फिंगर का दर्द निकल जाए उस फिंगर में नहीं करेंगे वो वाला। अगर लेफ्ट का दर्द निकल गया है तो हा वाला नहीं करेंगे, तब हम हु वाला करेंगे। अगर राइट का निकल गया है तो हम हु वाला नहीं करेंगे, लेफ्ट में दर्द है तो लेफ्ट वाला करेंगे। ये भी चेक करते रहना है, ये भी पेशेंट को सिखा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटे बाद फिर दोबारा चेक करेंगे, फिर देखेंगे दर्द तो नहीं आया, दर्द तो नहीं। अगर दर्द फिर आया तो फिर करना है मुखाधोती, यानी कि दिन में 200 बार भी कर सकते हैं इसको, है ना। तो इससे क्या होगा, रोमेटाइड आर्थराइटिस बैलेंस में आएगा, यानी कि या तो एसिड में नेचर में आएगा या अल्कलाइन नेचर में आएगा। जब तक एसिड नेचर या अल्कलाइन नेचर में नहीं आएगा तब तक हम इस पे काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों को हमें समझना है, उसके आधार पर हमें ट्रीटमेंट अप्लाई करनी है।